Good morning everyone. Myself Avantika Pathak, roll number 59, and my topic is motion in a plane. So first of all we will talk about frame of reference. जैसा कि हम जानते हैं मोशन 3 डायमेंशन में होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मोशन कैसे होता है, जो पार्टिकल होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है, सीधे चलता है। मोशन 2 डायमेंशन में कैसे होता है, इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारा वो एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मोशन प्लेन के एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है। मोशन 3 डायमेंशन में हमारा कैसे होता है, एक्स वाई जेड प्लेन, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फिर अब हम देखेंगे कि मोशन इन अ प्लेन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये कोई हमारा पार्टिकल है पी पे है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और जब इसने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर की तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारा क्यू होगा, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो है एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। डेल एक्स और डेल वाई जो है हमारा वो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक कवर करने में जितना डिस्टेंस हुआ उसमें और ऐड हो गया। ये इतना टी टाइम तक इसने यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में किया था और पी से लेके क्यू तक टी प्लस डेल टी में किया। अब हम लोग जो पी क्यू है इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। इसे हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। जो पी एन है डेल एक्स और जो एन क्यू है डेल वाई, जो कि पी एन जो है वो हमारा ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो डेल वाई होगा ये हमारा ओ वाई एक्सिस के ओ वाई की लाइन के पैरेलल होगा। लेट u एंड v बी द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब जो हमारा कार्टेशियन कंपोनेंट दोनों को मान लेंगे u v। u जो सबसे पहले u जो हमारा निकालेंगे, अब ये वेलोसिटी का है तो सबसे पहले इसका मतलब होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज जितना होता है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 पे जब हम निकालेंगे तो u इधर वाला माना है हमने, तो पी एन हो जाएगा, पी एन बाई डेल टी जितना उसमें टाइम में चेंज हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, पी एन हमें पता है डेल एक्स है, डेल एक्स बाई डेल टी हो जाएगा, जो कि जब हमारी डेल टी लिमिट 0 है तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, जिसे हम एक्स डॉट भी लिखते हैं। अब जो v निकालेंगे हम वो ये वाले इस पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो दूसरा वाला है वाई एक्सिस पे उस पे निकालना है। तो इसमें भी हमारी लिमिट डेल टी टेंस टू 0 है और एन क्यू बाई डेल टी है। अब जो एन क्यू है हमारा वो डेल वाई है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली यहाँ पे एन क्यू था तो एन क्यू बाई डेल टी हुआ। एन क्यू हमारा डेल वाई है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल टी, और डेल टी टेंस टू 0 लिमिट लगी, ये डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, जिसे हम लोग वाई पॉइंट भी लिखते हैं। अब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हमने निकाल लिया। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर उसका स्क्वायर होता है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और जैसा कि अभी हमने निकाला था यू इज इक्वल टू एक्स डॉट निकला था हमारा डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस जो वी हमारा था वो हमारा वाई डॉट निकला था, वाई डॉट का स्क्वायर। तो वी जब हम ऐसे करेंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारी वेलोसिटी u कोऑर्डिनेट पे आई वो आई हमारी डी एक्स बाई डी टी एक्स डॉट, जो हमारी v कोऑर्डिनेट पे आई वो आई डी वाई बाई डी टी जो कि है y डॉट, और जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हमारी आई अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अब हम लोग इसका टेंजेंट का डायरेक्शन भी निकालेंगे। जो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल हमारा साई है, जो ये एंगल इसके साथ बनाते ये लाइन इसके एक्सिस इसके साथ बनाती है वो एंगल है हमारा साई। तो अब हम लोग यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन भी निकालेंगे। साई जो है जो कि मोशन डायरेक्शन कर रहा है ओ एक्स के साथ, तो ये हमारा एंगल है। तो टेन साई हमारा क्या होगा, जो इसका इधर साइड हो रहा है और जो इसका इधर साइड हो रहा है दोनों को डिवाइड करेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। जैसा कि हम लोग जानते हैं tan क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैसे किया था। ये अब साई जो है हमारा वो एंगल है जो कि डायरेक्शन बना रहा है मोशन के साथ, जो ओ एक्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ साई एंगल बना रहा है। तो हमारा जो टेन साई हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी कैंसिल आउट हो गया, टेन साई हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हमें क्या दिखाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट के साथ कोइंसाइड करता है।
अब नेक्स्ट चीज़ हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो यू वी और यू प्लस डेल यू वी प्लस डेल वी को हम लोग कंपोनेंट मान लेंगे वेलोसिटी का टाइम टी पे। टाइम टी पे हमारा हो जाएगा यू वी, और टी प्लस डेल टी टाइम पे हमारा हो जाएगा यू प्लस डेल यू वी प्लस डेल वी। ठीक है, फिर कार्टेशियन कंपोनेंट एक्सेलरेशन का निकालेंगे, जो कि जब वो ओ एक्स के पैरेलल है। ओ एक्स कहाँ है हमारा, ये जो हमारा ओ एक्स है जब इसके पैरेलल होगा तो इसका कार्टेशियन कंपोनेंट पहले निकालेंगे, फिर जब इसके ओ वाई के पैरेलल होगा तब कार्टेशियन कंपोनेंट निकालेंगे। तो पहले ओ एक्स वाला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू वी, हम जानते हैं कि कंपोनेंट है वेलोसिटी का टाइम टी पे, और यू प्लस डेल यू वी प्लस डेल वी टी प्लस डेल टी पे है। तो जब हम लोग निकालेंगे ओ एक्स का कार्टेशियन कंपोनेंट जब ओ एक्स के पैरेलल होगा, तब हमारा ओ एक्स के पैरेलल, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का चेंज लिया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ओ एक्स के पैरेलल जो होगी अपॉन डेल टी। ठीक है, और वेलोसिटी पैरेलल टू ओ एक्स क्या हुई हमारी, डेल यू हुई। तो वो हमारी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने निकाला था डेल यू होती है, तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल यू बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लगी है तो हो जाएगा डी यू बाई डी टी। अब मगर जो हमारा u होता है वो हमारा डी एक्स बाई डी टी होता है, जैसा भी हमने ऊपर निकाला था, हमें पता है u डी एक्स बाई डी टी होता है। हैंस जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू ओ एक्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डी यू की जगह हम लोग को डी एक्स बाई डी टी यहाँ से लेके पुट कर देना है। तो डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डी टू एक्स बाई डी टी टू, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो गया। इसे हम लोग एक्स डबल डॉट भी लिखते हैं। सिमिलरली जब हम लोग कार्टेशियन कंपोनेंट पैरेलल निकालेंगे एक्सेलरेशन, जिसको ओ वाई के, ओ वाई वाला कौन सा, जब इसके हम लोग वो निकालेंगे पैरेलल, तो इसके पैरेलल हमारा कैसे हो जाएगा, ये जब हमारा लिमिट टी टेंस टू जीरो है, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो पैरेलल ओ वाई के है डेल टी। तो जब ओ वाई के पैरेलल होगी तो हमारी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, डेल वी हुआ। जब एक्स के थी तब डेल यू था, तो डेल वी बाई डेल टी हुआ, और लिमिट जो है वो डेल टी टेंस टू जीरो लगी है। तो ये हमारी हो जाती है डी वी बाई डी टी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं वी जो होगा वो डी वाई बाई डी टी होगा, क्योंकि जितना वाई में हम लोग का चेंज हुआ है अभी हमने ऊपर उसमें देखा, तो डी वाई बाई डी टी हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, जिसमें हमारा जो इसको हम लिख सकते हैं वाई डबल डॉट। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, जैसे अभी हमने निकाला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर था, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एंगल बनाता है tan इनवर्स एक्स डबल डॉट बाई वाई डबल डॉट। कैसे हमने निकाला था, जैसे अभी हमने वहाँ पे वेलोसिटी के लिए निकाला था tan साई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी बाई डी वाई बाई डी टी करके, तो वहाँ पे हमें क्या रखना है, डी एक्स बाई डी टी जगह डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर रखना है, क्योंकि अब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो हमारा ये डायरेक्शन एंगल एंगल कितना बना लेता है, tan इनवर्स एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा ये होता है। और अभी हमने वेलोसिटी एक्स के पैरेलल वाली, ओ एक्स के पैरेलल वाली, ओ वाई के पैरेलल वाली अभी हमने पीछे देखी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अभी हमने कार्टेशियन नोटेशन में देखा था, अब हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो हम लोग वेक्टर नोटेशन में देखेंगे। तो वेक्टर नोटेशन में कैसे होता है, तो पहले हम इस डायग्राम को अब रेडियल वेक्टर के लिए समझते हैं। तो ओ से पी तक जितना हमारा डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो हमारा रेडियल वेक्टर में देखेंगे तो ये आर हो जाएगा, और पी ओ से क्यू तक टोटल कितना होगा, आर प्लस डेल आर हो जाएगा, क्योंकि पी से क्यू में जितना उसको टाइम लगा तो उसको हमने डेल आर लिया था, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा आर प्लस डेल आर। फिर जब अब हमें पी क्यू डिस्प्लेसमेंट में निकालना होगा, तो अब हम इसमें जब वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अब हमारा वही लगाएंगे हम लोग, लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, और फिर पी क्यू के जो चेंज होगा कितने टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो अभी देखते हैं हम लोग। तो अब वेक्टर के फॉर्म में नोटेशन में कैसे देंगे, वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की वो ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो। अब जो पी क्यू में डेल टी मतलब कितना रेट ऑफ चेंज जो है पी क्यू, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो जो पी क्यू हमारा अभी हमने निकाला आर प्लस डेल आर है, मतलब आर प्लस डेल आर नहीं, मतलब पी क्यू मतलब टोटल हमारा ओ से क्यू तक लेके आर प्लस डेल आर था, और जो हमारा ओ पी है वो हमारा आर था, तो टोटल हमारा पी क्यू कितना निकलेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी क्यू हो जाएगा। अभी आपको डायग्राम से दिखाते हैं, ये हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा ओ पी है
ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आर हो गया, और जो हमारा ओ क्यू है पूरा वो हमारा आर प्लस डेल आर लिया है हमने। तो जो हमारा पी क्यू होगा वो कितना होगा, पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो पूरा है हमारा आर प्लस डेल आर, और जो पी ओ पी है हमारा वो है आर, तो आर प्लस डेल आर माइनस आर जो हो जाता है ये हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू की जगह हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया आर प्लस डेल आर माइनस आर, और नीचे बाई डेल टी था, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल आर बाई डेल टी लगेगा, और जो डेल टी टेंस टू ज़ीरो है तो ये हमारा बन जाएगा डी आर बाई डी टी। तो वेक्टर नोटेशन में मोशन इन अ प्लेन में वेलोसिटी क्या हो जाती है, डी आर बाई डी टी। अब एसिलरेशन का देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि ए जो है वो एसिलरेशन वेक्टर को डिनोट करता है, देन डिफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी में जितना चेंज होता है पर टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को एसिलरेशन कहते हैं। वी हैव ए इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी बाई डेल टी, जितना वेलोसिटी में हमारा चेंज हुआ तो ये हमारी हो जाएगी डी वी बाई डी टी। अब हमने वी पहले ही निकाल रखा है डी आर बाई डी टी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया डी आर बाई डी टी, तो ये हमारा जो एसिलरेशन हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो हमारा क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो आई डी आर बाई डी टी, और जो एसिलरेशन है वो आया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। किस में है ये है वेक्टर नोटेशन में। और कार्टेशियन वाले में हमारा क्या आया था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा कार्टेशियन वाला, इसमें हमारी वेलोसिटी कितनी आई थी, वेलोसिटी हमारी मतलब एक्स वाले के पैरेलल में एक्स डॉट आई थी डी एक्स बाई डी टी, और वी वाले में आई थी कोऑर्डिनेट में वाई डॉट डी वाई बाई डी टी, और इसका रिजल्टेंट हमारा आया था अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। और एसिलरेशन का हमारा क्या हुआ था, ये हमारा एसिलरेशन वाला पॉइंट हो जाएगा। तो एसिलरेशन में हमने देखा था कि हमारा आया था डी यू बाई डी टी, उसके उसमें मतलब कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आया था, और पैरेलल टू ओ वाई हमारा आया था डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, वाई डबल डॉट आया था, और इसका एसिलरेशन हमारा क्या आया था अंडर रूट एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर। तो यहाँ हम अपना मोशन इन अ प्लेन ख़त्म करते हैं, और जो दूसरा है वो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट्स, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ये हमारा सेंट्रल ऑर्बिट्स स्टार्ट करने आ रहे हैं। सेंट्रल ऑर्बिट्स में सबसे पहले हमें सेंट्रल फोर्स जानना ज़रूरी है कि क्या होता है। सेंट्रल फोर्स की डिफिनेशन पहले देखते हैं। इफ़ एनी पार्टिकल मूव्स अंडर एनी फोर्स सच दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स एंड द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी जो पार्टिकल है वो उस फोर्स के अंदर मूव करे जो जिस फोर्स का जो डायरेक्शन हो वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के डायरेक्शन में हो, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स, और जो पॉइंट होता है जिसके डायरेक्शन में वो फोर्स होती है उसे हम लोग सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है हमारी, जो फोर्स है हमारी वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो फोर्स है वो इस फिक्स पॉइंट ओ के डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट चीज़ अब हम देखेंगे सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। तो सेंट्रल ऑर्बिट को जानने के लिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जानते हैं। सेंट्रल ऑर्बिट, द पाथ ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग अंडर एनी सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। किसी भी पार्टिकल का मतलब जो पार्टिकल उस फोर्स से मूव कर रहा है, जो फोर्स किसी भी पॉइंट के डायरेक्शन में है, तो उस पार्टिकल के पाथ को हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। अब सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है कि उस सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन निकालनी है वेयर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच मूव्स इन अ प्लेन विद एन एसिलरेशन, जो एसिलरेशन हो हमारा वो डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट ओ इन द प्लेन। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं क्या है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, और ये हमारा जो ओ है ये एक फिक्स पॉइंट है, और ये हमारा कोई पार्टिकल है अभी ए पॉइंट पे है, टी टाइम के बाद वो पी पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, पी पॉइंट पे पहुंचता है हमारा टी टाइम के बाद। और जो हमारे यहाँ पे एसिलरेशन है, अब हमारी सेंट्रल ऑर्बिट है तो इसका मतलब जो सेंट्रल फोर्स होनी चाहिए इसमें वो एक फिक्स पॉइंट के डायरेक्शन में वर्क करनी चाहिए।
तो जो हमारी सेंट्रल फोर्स हो, तो ये हमारी जो एक्सेलरेशन है वो हमारी इस साइड में वर्क कर रहा है, ओ के साइड। और तो जब भी कोई एक्सेलरेशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है तो वो दो डायरेक्शन में चलता है। एक डायरेक्शन होता है रेडियल एक्सेलरेशन, एक उसका कंपोनेंट होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? जिस साइड में हमारा जो एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट की डायरेक्शन में हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है हमारा डायरेक्शन में, वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसके ये ऐसे सीधे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है। हमें डायग्राम समझ आ गया, अब हम समझेंगे। देखिए, देखते हैं यहाँ से, ओ कोई है हमारा फिक्स पॉइंट है और जो एफ है हमारा वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जो कि ओ के साइड है। तो अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो हमारा एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव का साइन लग जाएगा क्योंकि डायरेक्शन जो है वो दोनों का अपोजिट है। रेडियल एक्सेलरेशन हमने जैसा कि फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d2r/dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर। आगे माइनस का साइन लगा है। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमने रेडियल एक्सेलरेशन की बात हम लोग कर चुके। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसमें हमारा ज़ीरो है। हमारा ज़ीरो क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने आर्टिकल लिया है उसमें यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्शन है उसका। तो जो ट्रांसवर्स, तो वो उसका एक ही हो सकता है रेडियल एक्सेलरेशन जो फिक्स पॉइंट के अपोजिट में था। अब जो दूसरा वाला हुआ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो हमारा ऐसे सीधे ऊपर की तरफ गया था तो वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। कोई और डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन उसी पॉइंट की तरफ है। तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारा हो गया वो ज़ीरो हो गया। अब हमने फर्स्ट ईयर में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, 1/r d/d dt r² d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जीरो था ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो ये हमारा हमने यहाँ जीरो रख दिया। अब ये क्या हुआ, d/dt r² d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, आर उधर जाके ख़त्म हो गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू जो होगी वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि अगर अभी हम y का भी करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना d/dt इज़ इक्वल टू वाई है हमारा। तो जब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इज़ इक्वल टू वाई नहीं, ब्रैकेट में y, d/dt ऑफ y जो है हमारा, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो जो हमारा y हो जाता है ये कांस्टेंट हो जाता। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो r² d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया t के रिस्पेक्ट में तो r² d थीटा बाई डी टी जो हमारा है वो कांस्टेंट हो गया और उस कांस्टेंट को हमने h ले लिया। ठीक है, अब जो r² है उसको हम नीचे लेके चले आएंगे, d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू h/r²। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने लिया है यहाँ पे जो u इज इक्वल टू 1/r लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/r ले लिया है, अब हम यहाँ पे रख देंगे जब वो वैल्यू, तो ये हमारा HU² हो जाएगा। जब 1/r की जगह हम लोग u रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा HU²। ये हमारे बन गई थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग r इज इक्वल टू 1/u पे बनी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग r इज इक्वल टू, क्योंकि जैसे u इज इक्वल टू 1/r है तो इसको जब उधर ले गए तो r इज इक्वल टू 1/u हो गया। तो अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये dr/dt हो जाएगा इज इक्वल टू -1/u² du/dt। डिफ्रेंसिएशन करना हम अच्छे से जानते हैं। फिर अब हम लोग du/dt को क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चेन रूल की तरह लगाकर ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं du/d इंटू d थीटा बाई डी टी। कोई चेंज नहीं होगा d थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। तो हमारा अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d थीटा बाई डी टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं HU²। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे d थीटा बाई डी टी की जगह HU² पुट कर देंगे। U² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा आंसर, dr/dt इज इक्वल टू -h du/d थीटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा d2r/dt² इज इक्वल टू d/dt ऑफ -h du/d थीटा। इसका करेंगे t के रिस्पेक्ट में।
अब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एच बाहर आ गया क्योंकि जैसे हम जानते हैं एच कांस्टेंट था, माइनस एच बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ डी यू बाई डी थीटा हो गया। अब इसमें हम लोग फिर से वही कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया था। क्या करेंगे, माइनस एच इधर है, हमारा डी बाई डी थीटा हम लोग बाहर ले गए, नहीं डी बाई डी थीटा से हम लोग ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डी बाई डी टी था तो डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, फिर डी यू बाई डी थीटा बीच में जैसा था उसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, कोई फ़र्क हमारा इसमें नहीं पड़ने वाला। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जैसे हम लोग अपने अभी ऊपर निकाली थी एच बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे है ये डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू एच बाई आर स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन थी, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी, एच यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एच यू स्क्वायर हो गया हमारा, फिर यहाँ से हमने एच यू स्क्वायर को आगे ले आए तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच यू स्क्वायर, और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, उसको हम लोग उठा के जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी, जो हमारा था कि एसेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेडियल एसेलरेशन, उसमें हम लोग उठा के रख देंगे इसकी वैल्यू को। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, एफ इज इक्वल टू माइनस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो वो हमारी है माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, माइनस आर को हमने वन बाई यू लिया था, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू एच यू स्क्वायर का है, और यहाँ ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। फिर जब यहाँ पे नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यू से हमारे यहाँ एक कट जाएगा तो यू क्यूब बचेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, और इधर एफ था, एफ से हम एच स्क्वायर यू स्क्वायर को नीचे ले गए तो एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये हमारी सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन है जहाँ पे यू जो है हमारा वो 1/r है। पूरा समझ आ गया हमें, ये हमारी इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की। अब हम लोग केपलर्स लॉज जितने भी हैं प्लानिटरी मोशन के, जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट की मदद से प्रूव करेंगे। सबसे पहला केपलर्स लॉ क्या है हमारा प्लानिटरी मोशन का, कि ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन एलिप्स हैविंग द सन एज इट्स फोकस, मतलब कि जो हर प्लैनेट होता है अगर सन को फोकस पे होता है और उसके इधर उधर एलिप्स बनाते हैं हर एक प्लैनेट। दूसरा है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम। इसका ये मतलब हुआ कि जो रेडियस वेक्टर, जो कि मान लिया हमने यहाँ सन ये फोकस पे और ये इसने इलिप्स बनाया है एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी रेडियस वेक्टर है ये हमारा इक्वल प्लैनेट, जो भी प्लैनेट होता है वो इक्वल एरिया निकालता है इक्वल टाइम में। मतलब कि जैसे यहाँ हमने पहला रेडियस वेक्टर डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, तो जो हमारी ये वाली एरिया होगी वो ये वाली एरिया के बराबर होगी अगर वो जो टाइम है वो इक्वल में उतना बना रहे हैं। ठीक है, फिर जो हमारा तीसरा लॉ है वो ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम टी ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियोडिक टाइम जो टी है जो कि प्लैनेट्स लेते हैं वो जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं कि उन मेजर एक्सिस जो होती है, जो इलिप्स हमारा बनाता है उसके इधर उधर उसकी जो मेजर एक्सिस होती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं। मेजर एक्सिस हमने मान ली 2a होते हैं, ठीक है, तो इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a का होल क्यूब। नाउ अब जैसा कि हमें करना है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट वाला हमने अभी पढ़ा था उसकी मदद से हमें ये पूरा निकालना है केपलर्स लॉ के सारे प्रूफ। तो पहला प्रूफ हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट लॉ का प्रूफ हम देखेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब ये हमने सेंट्रल ऑर्बिट में देखा था डी टी यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब हमें एफ की जगह म्यू बाई आर स्क्वायर पुट करना होगा, पर जैसा कि हमें पता है आर इज इक्वल टू 1/u होता है, हमने पीछे देखा था ये चीज़ सेंट्रल ऑर्बिट में। तो ये आर की जगह अगर हमने 1/u रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू यू स्क्वायर, और नीचे था एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा ये एफ़ की जगह आ जाएगा या ये इसकी जगह पूरा आ जाएगा म्यू बाई एच स्क्वायर। तो म्यू बाई एच स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये हमारा वो u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर जो है, म्यू बाई एच स्क्वायर ये हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा d2u बाई डी थीटा स्क्वायर की जगह हमने u की जगह हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं, u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर हमने रख दिया। ठीक है, अभी हमने इस वजह से रखा है, अभी आगे पता चलेगा इससे कि वो इक्वेशन टाइप का बन जाए। और ये जो हमारा नेक्स्ट है ये हमारा है u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लिया कि हमने पूरा u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर जो है इसको हमने पूरा x मान लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने उसको x मान लिया था तो u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर की जगह हमने x रख दिया हर जगह, तो ये आ जाएगा d2x बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। अब इसको d स्क्वायर है, d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, जो कि हमारा प्लस माइनस आयोटा हो गया। अब हमने ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में पढ़ा था सोल्यूशन कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस हिसाब से हमने यहाँ पे सोल्यूशन निकाल लिया, x इज इक्वल टू c1 cos थीटा माइनस c2। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब x की जगह हमने रख दिया u माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर जैसा कि हमने पीछे लिया था। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू c1 cos थीटा माइनस c2। u की जगह 1/r हमें पता है होता है 1/r माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू c1 cos थीटा माइनस c2। अब हमने क्या किया कि ये इसका एलसीएम लिया तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर बाई म्यू आर माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू बाई म्यू कॉस थीटा माइनस c2। ये हमारा कैसे आया, हमने क्या किया कि हमने डिवाइड कर दिया है, जो इक्वेशन है उसको हमने म्यू बाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। तो जब हमने इसको म्यू बाई एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारा ये आया पूरा। ठीक है, ये आ गया। अब फिर हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर ये हम बाई म्यू बाई आर हो गया, 1 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाई म्यू c1 cos थीटा माइनस c2। जो अब ये हमारे किसके बराबर लग रहा है, ये हमारे इसकी इक्विवेलेंट आ रही है ना, h बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की इक्विवेलेंट। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन बनेगी, कोनिक की। ये हमारी कोनिक की इक्वेशन है, पर ये किस कोनिक की है, ये क्लोज्ड कोनिक की है, और क्लोज्ड कोनिक सिर्फ इलिप्स ही बना सकता है। तो इस क्या इम्प्लाई होता है कि जो हमारी ये फर्स्ट केपलर का लॉ है ये इसको प्रूव किया है इसने कि जितने भी जो प्लैनेट होते हैं वो सन अगर फोकस पे है तो उसके इधर उधर एलिप्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ प्रूफ करना बहुत सिंपल सा है, एक लाइन का है। तो इस जैसा कि हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट में जानते हैं कि जो सेक्टोरियल एरिया होती है, जितने भी सेक्टर की एरिया होती है वो सारी हमारी फिक्स्ड होती हैं, जो कि हमारी होती है h/2। और यही चीज़ केपलर्स के सेकेंड लॉ ने भी बोला था कि जो रेडियस वेक्टर होता है जो सन से प्लानट की तरफ होता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया में होता है। तो सेंट्रल ऑर्बिट में भी यही है कि अगर सेंट्रल फोर्स होती है, फोर्स जो होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, तो जो सेक्टोरियल एरिया होती है हमारी वो फिक्स्ड होती है h/2। तो केपलर सेकेंड लॉ सही यहाँ पे हो रहा है। अब है ये सेंट्रल ऑर्बिट का वही, बस इसमें ये था कि जहाँ पे हमने वहाँ पे कोई पार्टिकल लिया था उसकी जगह यहाँ पे हमारा प्लैनेट सन रहेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग थर्ड लॉ की तरफ देखेंगे। तो थर्ड लॉ में क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट के केस में जो पीरियोडिक टाइम है वो दिया हुआ होता है t इज इक्वल टू 2π/ab/h के फॉर्म में। ये प्रूफ किया हुआ है सेंट्रल ऑर्बिट में पूरा। तो 2π/ab/h, अब h जो होता है वो हमारा होता है रूट म्यू एल। अब एल यहाँ पे हमारा क्या होता है, एल होता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, फिर हमने t इज इक्वल टू 2πab/h की जगह हमने पुट कर दिया वैल्यू, म्यू एल हो गया, लेटेस्ट रेक्टम होता है, एल की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी जो होती है हमारी b²/a। ठीक है, b²/a रख दिया। अब b स्क्वायर को हम लोग इससे बाहर लेंगे, रूट के बाहर लेंगे, बाहर लिया तो ये बी स्क्वायर को रूट के बाहर लिया तो ये बी हो जाएगा हमारा, सिर्फ निकल आया, रूट म्यू हो गया, और जो रूट ए है ये हमारा ऊपर चला गया। तो ये हो गया 2πab रूट ए बाई रूट म्यू बी। बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2π और a की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगी 2π a की पावर 3/2 बाई रूट म्यू। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर a की पावर 3 बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग
2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करने से क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 हो, यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि 8 हमने इसलिए किया था जिससे कि हम लोग इसके साथ पूरा उसको क्यूब में लिख सकें, तो हमने पाई स्क्वायर बाई 2 म्यू को आगे ले लिया और यहाँ पे हमारा बचेगा 2a का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ हमारा बचेगा 2a का होल क्यूब। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमारा वहाँ पे बचा था t इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2a का होल क्यूब, ये हमारा बचा। तो फिर पाई स्क्वायर बाई 2a जो है हमारा वो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a का होल क्यूब। और यही हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है प्लैनेट्स का वो स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेजर एक्सिस के होल क्यूब से, और मेजर एक्सिस हमने वहाँ पे 2a ली थी। तो ये हमारा प्रूफ करता है केपलर्स का थर्ड लॉ। ऐसे so much everyone, that's all. My topic is finished here, which was Kepler's laws of planetary motions, applications with central orbit, and then motion in a plane. Thank you.